भरेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो एक नियम आता है प्यारे बच्चों, वो है ओप बाहु नियम। तो ध्यान रखें इस नियम को ओप बाहुज रूल इस प्रकार से लिख सकते हैं इंग्लिश में, यानी हम कह सकते हैं इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है रचना करना। क्या होता है? रचना करना। इंग्लिश में जो इसका अर्थ होता है वो भी होता है BUILDING, बिल्डिंग एफ। तो यहां पे समझ गए हैं ओपबो का अर्थ ये होता है। फिर एक वैज्ञानिक थे बोर, इन्होंने बताया था कि रचना के आधार पर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम के बारे में बताया, जिसे ओपबो नियम कहते हैं। अब क्या होता है ओपबो नियम? क्या है ओपबो नियम? ये कह रहा है कि किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन को उनकी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। तो ध्यान रखें, यानी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में क्या भरेंगे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। किसी भी उपकोष में, कोई भी परमाणु है उसका उपकोष है, उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले यदि मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो बढ़ती हुई ऊर्जा के आधार पे भरा जाता है। 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p। क्या ये क्रम सही है? हम कहेंगे सर ये क्रम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसी तत्व में, क्या ये क्रम सही है? तो यह वेरीफाई करेगा ओपबो नियम। तो यहां देखिए, यहां एक वेरिएशन आएगा जो हमें 11th व 12th कक्षा के बारे में बताता है। आगे भी जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ जो डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है उसके बारे में बताता है। लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन यानी लेंथेनाइड संकुचन भी वहां पे इफेक्ट करता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो नियम है अब हम कहेंगे किस प्रकार से है, आगे आप क्रम निकाल लोगे। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को जो भरने का क्रम होगा वो 1 2s 2p 3s 3p 4s 4d होगा। आप कहोगे सर ये कैसे होगा? तो ये प्यारे बच्चों अभी हम इन नियम से सीखेंगे। तो यहां पर आता है एनर्जी इंक्रीज्ड। एनर्जी क्या हो रही है प्यारे बच्चों? इंक्रीज्ड हो रही है जैसे जैसे हैं। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एन इज इंक्रीज्ड। INCREASED। एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है वहां पर एनर्जी का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हम कहेंगे इसको किस प्रकार से समझेंगे? तो यहां पर देखिए ओपबो नियम अकेला कोई नियम नहीं है, ये एक नियम का क्या है? समूह है, जिसमें क्या क्या आते हैं? तो हम यहां पे कह सकते हैं ओपबाहु नियम यानी ओपबाहु रूल है। ये किस प्रकार बंटा हुआ होगा? पहला तो प्यारे बच्चों होता है n+n का रूल, नंबर 1। नंबर 2 होता है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों इसको हम कह सकते हैं पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। फिर आ जाता है वुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। तो इसको हम कह सकते हैं वुंड्स रूल ऑफ
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो यहां पर आप समझ गए हैं ये वुंड की अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत है। पहले n+n का नियम आएगा, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत आएगा, फिर आएगा वुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। एक आता है प्यारे बच्चों अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है। तो यहां पर आप समझ गए हैं, देखिए अर्ध भरे हाफ फिल्ड एंड पूर्ण भरे फुल फील्ड, यानी हाफ फील्ड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, यहां पर हम लगा देंगे द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, यानी अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। तो बताइए ऑफ वो नियम किसका मिश्रण है प्यारे बच्चों, n+n रूल लगेगा, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत आएगा, यानी पाउली एक्सक्लूजन जो थ्योरी है वो आएगी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो यहां पर इसके बारे में अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के बारे में, इन सभी चीजों को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे पास में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरा जाता है उसको हम आसानी से समझ लेंगे। अब देखते हैं n+l नियम क्या है। तो यहां पर एक एक के बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता आपके 12th MSc या BSc लेवल में या किसी भी कंपटीशन में इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम आपके गलत हो जाए। तो यहां पर देखिए एक है n+l का रूल, ये प्यारे बच्चों स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, इसके दो भाग हैं, एक भाग कह रहा है 1 और 2, एक भाग ये कह रहा है कि n+l, यानी अब हम कहेंगे n क्या है l क्या है। तो प्यारे बच्चों यहां पर n बराबर है कक्षा, यानी क्या है हम कहेंगे ये सेल को दर्शाता है, l क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये किसको दर्शाता है l को दर्शाता है, यानी लेजोलेथियम जो नंबर होते हैं उसको दर्शाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों L दर्शाता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या को। अब हम कहेंगे सर ये होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए हम समझने का प्रयास करते हैं, मैंने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, सपोज कीजिए 1s² 2s² 2p6, ये मैंने लिख दिया एक बार। आप कहोगे सर n है क्या, n प्यारे बच्चों जो इस उपकोष के पास में बाहर लिखा हुआ मान होता है वो होता है हमारे पास में क्या होगा, वो होगा n का मान। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये, और ये है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, यानी किसको दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है, ब्लॉक को दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है। यानी ये बात कह रहा है सबसे पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसमें n+l का मान कम हो। तो ध्यान रखें पहला ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर्ड इन देयर सब ऑर्बिटल्स विच कंटेन द वैल्यू ऑफ
n प्लस n इज लोवेस्ट, यानी उसमें भरा जाता है जिसमें n प्लस n का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अब हम कहें सर l का मान, n का तो आपने बता दिया, l का मान कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों l का मान क्या होता है, यहां पर ध्यान रखें, मैं यहां लिख रहा हूं उपकोष, क्या लिख रहा हूं, उपकोष, S P D F G, इस प्रकार से चलते जाते हैं ये। तो यहां पर P का जो मान आएगा, L का मान आएगा, यानी जो आपके पास में जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसका मान इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो अब आप समझ गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास में 4s है और 3d दिया हुआ है, तो यह सबसे पहले आप बताओ कि किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं काउंट करके बता रहा हूं आपको, यानी 4 यहां पर है, s का मान 0, तो यहां पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां अब देखिए पहले ये एक हम इस एग्जांपल के बारे में देखते हैं। तो यहां पे मैं कह रहा हूं एक मेरे पास में है 2p, एक मेरे पास में है यानी 3p। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा? तो यहां देखिए काउंट करते हैं, ये प्यारे बच्चों किसका मान है, n का, ये किसका है, l का, ये n का, ये l का, बस चुटकी बजाओ, जोड़ो इसको, n का मान 2, l का मान 1 आया 3। अब हम कहेंगे n का मान 3, Lp का मान 1 आया 4। आप कहोगे सर इसमें कम आ रहा है, तो इसमें कम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन टपक के अंदर चला जाएगा। तो यहां पर हमें यहां एक कंसेप्ट तैयार हो गया कि आपको कहे 2p उपकोष में इलेक्ट्रॉन 3p से पहले भरा जाता है, क्यों? तो यहां पर यही रीजन हो जाता है कि 2p के लिए n प्लस l का मान कम होता है 3p की तुलना में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसीलिए इसमें भरा जाता है, एंटर इसी में करता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज लेस ऑफ 2p देन 3p, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाता है। तो यह कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे बात कर रहे हैं दूसरी, ये बात क्या कह रहा है, नंबर 2 ये कह रहा है यदि दो उपकोष के लिए, दो उपकोष में, यदि किसी उपकोष में, यदि किसी उपकोष में n प्लस l का मान समान हो यानी इक्वल हो, हम कह सकते हैं इफ a lot of suborbital contain the n plus l value is equal, then electron will be entered depend on the value of n, यानी n के मान पे डिपेंड करेगा। the value of n is lower then the electron will be entered in that orbital। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर यदि किसी उपकोष में n प्लस l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके n का मान कम हो। तो यह दूसरा फैक्ट आ गया हमारे पास, इसका हम समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4s और यहां पे 3d, तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि यहां पर किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं सर n का मान इसमें 4, s का मान 0, तो 4 आ गया। यहां पर ये हमारे पास में आते हैं 3 और d का मान होता है 2 और 5। तो बताओ सबसे पहला हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि इनमें किसमें n का मान यानी इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। n का मान इसमें कम आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, 4s में यहां पर हमारे पास में क्रम आ जाता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p स्क्वायर, 3s स्क्वायर और 3p यानी 1s
इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यह आपके समझ में आ गया होगा, जिसके n का मान क्या होगा, कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम हो गया 1s स्क्वायर, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और यहां पर 4s 4p ये है। अब आपको कहे यहां पे आ गया 5d और 5s। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, क्रम यहीं से परिवर्तन होता है, परीक्षा में यहीं से पूछा जाता है, ये क्रम बिल्कुल चलता है। देखिए निकालते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसमें, तो मैं कहूंगा यहां पे 1 + 0 हो रहा है तो 1 आ रहा है, या 2 + 0 हो रहा है 2 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट इसमें जाएगा क्योंकि n + n का मान कम है। अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो मैं कहूंगा अभी हमने निकाला था इसमें 3 + 2 = 5 और इसमें आ रहा है 4 + 0 = 4। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरा जाता है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 1s ये 2p 3s 3p, अब आ जाएगा 4s, फिर आ जाएगा 3d, फिर आ जाएगा 4p। अब आप कहोगे अब आप इनका n+ को पकड़कर निकाल सकते हैं, तो हम देखें किस प्रकार से निकालते हैं, किसके मान को कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां जो वैल्यू है कि इनमें इलेक्ट्रॉन आएगा या इनमें, 4p लिखिए 5d लिखिए, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आ गया। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, d और 5s, 5 + 2 = 7 और 5 + 0 = 5। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पहले आएगा, यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, 5s में आएगा 5d की तुलना में। तो हमारे पास में ये क्रम आ जाता है 5s और यहां आ जाता है 5d। तो यह क्रम आपको ध्यान रखना, n + l के नियम से हम निकाल सकते हैं। अब यहां एक बात आ रही है कि सर यहां पर एक शब्द आ रहा है 4p और एक आ रहा है 5s। यदि हम n + n का मान निकालें प्यारे बच्चों, n + n का मान 4 + 1 बराबर होता है 5 और यहां पर होता है 5 + 0 बराबर होता है 5। तो ये दूसरी कंडीशन, जब किसी दो कोष के लिए n + l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में जाएगा जिसमें n का मान कम होता है। ध्यान रखें n का मान किसमें कम आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p में जाएगा, बाद में 5s में जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आप ध्यान रखें। इस प्रकार से पहला नियम हमारा होता है 1s 2s 2p 3s और यहां पे 3p 4s 3d और 4p और 5s और फिर आ जाता है 5d। यह आपका क्रम रहेगा। अब मुझे जल्दी से बताइए, देखें मैं एक लिख रहा हूं कक्षक 4f और 5d में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा। तो आप कह सकते हो यहां पर जो n का मान होता है वो 4 है, f का मान जो होता है अभी मैंने बताया था s p d f, l का मान 0 1 2 3। तो यहां पे 3 जोड़ेंगे आए 7, यहां पर 5 और d को जोड़ा 2, कितने आए 7। बताओ इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे सबसे पहले, दोनों के लिए n + l का मान समान आ रहा है, तो n का मान जिसमें कम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4f में, क्योंकि इसमें जो n का मान है वो कम आ रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सपोज कीजिए 4f लिख दिया और यहां लिख दिया हमने 5p। अब बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकोष में जाना पसंद करेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 4 + 3 बराबर हो गए 7, 5 प्लस यहां पे हो गए 1 बराबर 6। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन हमेशा
4f की तुलना में 5p में पहले एंटर करते हैं, क्योंकि 5p के लिए n प्लस एल का मान है वो 4f की तुलना में कम होता है। तो n प्लस एल का मान आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो ओपवो सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो आता है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। तो देखिए पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या है, ये कह रहा है दूसरा जो नियम आएगा वो आएगा पाउली अपवर्जन सिद्धांत यानी थ्योरी। तो पाउली अपवर्जन का क्या आ जाता है, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। तो प्यारे बच्चों यह है पाउली अपवर्जन की सिद्धांत है। ये क्या कह रहा है, पाउली बेचारा ये कह रहा है कि किसी भी कक्षक में यदि किसी भी जो हमारे पास में कक्षक है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। यानी ये कह रहा है सपोज कीजिए आपके पास में कोई ये एक कक्षक है, इसमें कोई दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये कह रहा है किसी भी कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है किसी भी कक्षक में यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, समान नहीं होगा। तो चारों क्वांटम संख्या बताइए, n होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होती है l, आप जानते हो प्यारे बच्चों द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और m बराबर हमारे पास में है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s बराबर हो जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या। एकदम सरल है, मैग्नेटिक होती है और ये स्पिन होती है, लेक्जोरोथियम होती है, और ये मेन या फंडामेंटल क्वांटम संख्या होती है। ये चार क्वांटम संख्या है। तो ये पाउली ये कह रहा है किसी भी कक्षक में किसी भी यदि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। अर्थात ये कह रहा है कि मुख्य n, l और m का मान समान हो सकता है, लेकिन s का मान एक दूसरे के क्या होगा, अलग होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, इसीलिए होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। एक तो दर्शाते हैं कक्षीय गति, एक दर्शाते हैं चक्रण गति। यानी कक्षीय गति में तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमते हैं, और कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूमते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो उसकी कक्षीय गति है, पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमती है वो उसकी कक्षीय गति है। तो इलेक्ट्रॉन की दो गतियां होती है, एक कक्षीय गति होती है, एक होती है अपनी अक्षीय गति। तो ये कह रहा है कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यदि घड़ी की दिशा में घूमेगा तो उसका मान आएगा +1/2। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में नहीं घूमेगा, वो घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, उसका मान आएगा -1/2। ये बता रहा है पाउली। यानी पाउली कह रहा है किसी भी कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी चारों क्वांटम संख्या का मान वह वो समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनकी चक्रण व्यवस्था क्या होगी, चक्रण क्वांटम संख्या का मान डेफिनेट अलग होगा, अर्थात वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये कह रहा है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। और ये भी बताता है किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो आ सकते हैं और उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे मैं किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों इस प्रकार से दर्शा रहा हूं और एक में दर्शा रहा हूं इस प्रकार से, और एक में दर्शा रहा हूं इसको इस यानी इस प्रकार से, एक में दर्शा रहा हूं इसको इस प्रकार से। बताओ कौन सा सही है। देखो इसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा रिपल्सन होगा, अनस्टेबल हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन पास नहीं रहेंगे। ये वाला बिल्कुल सही है। इसमें भी देखिए चक्रण एक दूसरे के विपरीत है, ये वापस अपना एक ही दिशा में हो रहा है, तो ये गलत है। तो ये कह रहा है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है वुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत।
तो देखिए वुंड के अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर रहे हैं और वो जो आपवो सिद्धांत का जो चारों सिद्धांत का मिश्रण है उसे ओपवो सिद्धांत कहते हैं। ओपवो का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैंने बताया था रचना करना। अब ये है नेक्स्ट वुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। बहुलकता का सिद्धांत तो यहां पे क्या आ जाएगा, वुंड्स रूल ऑफ, देखिए वुंड्स रूल यहां तक हमने लिख दिया। अधिकतम बहुलकता को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, और बहुलकता को मल्टीप्लिसिटी, यानी ये हमारे पास में इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो गया कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, यानी जिसे डिजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। बिल्कुल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहां पर यह कह रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, इफ द ऑर्बिटल कंटेन द सेम एनर्जी when will we fill the electron, then the electron will not pair due to when all electrons are filled up in per orbitals। तो हम यहां पर अपनी भाषा में यह कह सकते हैं कि समान ऊर्जा में वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। इसे वुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको प्यारे बच्चों एक एग्जांपल दे दिया 3p4। आप इलेक्ट्रॉन को भरिए। हम कह रहे हैं p में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3 लगा दिए। फिर हम इसकी पूरी जानकारी करेंगे। कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने 1 यहां भर दिया, 1 हम कहेंगे 1 यहां भर दिया, 1 यहां हो गया, 2 और 2 4। एक मेरे पास में प्रोसेस ये हैं 1 2 3 और 4। बताओ कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों देखो ये कह रहा है कि इनकी p कक्षक हैं, ये हमारे पास में क्या है, p उपकोष। क्या है, उपकोष। तो इस सभी इसमें ये क्या है, p उपकोष में ये px है, ये py है, ये pz है। ये 3 कक्षक हैं। इनका आकार अलग होता है लेकिन ऊर्जा समान है। जब इनकी ऊर्जा समान है तो हम इन प्रत्येक कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक आएगा और जब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा तब इनका युग्मन स्टार्ट होगा। अर्थात युग्मन यानी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब तक नहीं होगी जब तक ईच जो हमारे पास में ऑर्बिटल हैं उनमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते। तो यहां पर हमारा जो वुंड का नियम है वो यहां फॉलो होता है, यहां पर गलत होता है। तो समझ गए प्यारे बच्चों, वुंड के अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत है समान ऊर्जा वाले कक्षक में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये वुंड के अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत कहलाता है। अब मुझे बताइए एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं D7। तो आप बताओ इसको कैसे लिखोगे। आप कहोगे सर D के अंदर तो 5 कक्षक आते हैं। बिल्कुल आते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऐसे भर दूं क्या,
इस प्रकार से भर दूं, ये हो गए 7। भर तो देखो भैया, लेकिन आपके भरने से कुछ नहीं होगा, हुंड नाराज हो जाएगा। जब हुंड नाराज हो जाएगा तो इसका मतलब आपका एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हुंड के नियम को फॉलो करना है, आपके नियम को नहीं। नोबेल पुरस्कार इसे मिला था, आपको नहीं, तो वो आपको नंबर देगा प्यारे बच्चों। कैसे नंबर देगा? 2 गोल गोल अंडे, इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। तो आप नहीं चाहोगे आपको अंडे मिले, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया अंडे क्यों लेंगे, जब हम पढ़ ही रहे हैं, हमें अच्छे केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे हैं न्यू कंसेप्ट क्लासेस से, तो हम अंडे नहीं लेंगे। हम तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 6 और 7 ये तरीका अपनाएंगे, और जब आप ये तरीका अपनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और पूरे नंबर मिलोगे तो आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है। लास्ट पॉइंट है हमारा, और आज का कक्षकों का स्थायित्व है अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी इसके ओकवो के नियम में इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं कहूं मेरे पास में एक S है, एक P है, एक D है, एक F है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और 14, ये है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन। और मैं कहूं कि इसके अंदर S उपकोष में हाफ फील्ड क्या आएंगे, 1 आएगा। लेकिन इसमें नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पास में, बेचारे के पास एक ही तो कक्षक है, तो ये नियम इस पे लागू नहीं होगा। यहां पे 3 आएंगे, यहां पे 5 आएंगे, यहां पे 7 आएंगे। एनर्जी होती है विनिमय ऊर्जा माइनस जो हमारे पास में है युग्मन ऊर्जा। तो ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी एनर्जी होती है वो एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी का जो होता है आउटपुट, वो स्टेबिलिटी एनर्जी कहलाता है। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऑर्बिटल्स में हम कहें कि सब ऑर्बिटल में इस प्रकार का अर्थ विन्यास आता है, उनकी स्थायीकरण ऊर्जा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बताने वाले 2 एलिमेंट हैं, एक क्रोमियम एक कॉपर है। तो 1s² 2s² 2p6 3s², और यहां पे 3p6 और 3d 5 और 4s1 होता है। यहां पर यदि हम इसकी बात करें 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 और 4s1। आप कहोगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले आना चाहिए ऊर्जा के अनुसार, लेकिन यहां पर एक फैक्ट लॉजिक काम करता है प्यारे बच्चों, वो है अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है। तो ध्यान रखें 11th और 12th में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछे जाते हैं। ऐसे भी एक्सेप्शन डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में आते हैं, किन एलिमेंट में आते हैं वो भी आगे का अध्ययन हम करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार जय हिंद और वंदे मातरम लिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक कंपाउंड किस प्रकार से बनाते हैं वो जल्द लेकर